हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड़। आज हम हमारी GST रिवीजन सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था आपसे कि आपसे वो होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगी और फिर उसके बाद में मैं आज अपना फ्लो ऑफ GST स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आपने ये क्रक्स समझ लिया कि कैसे पूरा GST, मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पास में कोई भी इंसान आ रहा है और पूछ रहा है कि मुझ पे GST अप्लाई होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में आज आप पक्का से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा, ये था क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, राइट। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन अपन से पूछ क्या रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में अपन को ये बताया गया है, जो ए है वो हरियाणा का है और जो बी है वो भी हरियाणा का है। ए ने बी को सप्लाई करी है, वैल्यू है उसकी 11,80,000 रुपये की, जिसके अंदर GST इंक्लूडेड है 18% की रेट से। ठीक है, अब ये दोनों सेम स्टेट है, सेम स्टेट पे इंटर स्टेट सप्लाई लगती है, तो इसमें निकलेगा CGST और SGST, राइट। और दूसरा क्या है, जो C है जो कि यूपी का है, उसने भी B को सप्लाई करी है जो कि हरियाणा का है। दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं, मतलब ये कौन सी हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा IGST लगता है ना। नेक्स्ट क्या है, जब B ने फिर आगे सप्लाई करी है, B ने D को सप्लाई करी है जो कि हरियाणा का है, सेम स्टेट, CGST SGST। और B ने E को सप्लाई करी है जो कि दिल्ली का है, मतलब इंटर है ना, डिफरेंट स्टेट्स हो गई, तो इसमें IGST लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इतना तो मैम हमको भी समझ में आ गया था, तो मैम अब इसको सॉल्व कैसे करें, इतना तो हमको भी समझ में आ गया था। अच्छा चलो देखते हैं। ये मैं यहाँ कैलकुलेटर रख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले अपन को 11,80,000 रुपये जो है उसको इंक्लूडेड GST है, तो इसको सबसे पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 11,80,000 रुपये अपन ने लिखे। ठीक है, ये इस वैल्यू के अंदर 18% इंक्लूडेड है, मतलब 100 प्लस 18% का जो इसमें GST है वो इंक्लूडेड है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 118 से और इंटू कर देंगे अपन इसको 100 से, तो अपन को 100% की वैल्यू आ गई कि 100 की कितनी वैल्यू है, 10 लाख रुपये की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या कहा है, जब ए ने बी को सप्लाई करी है और ये दोनों हरियाणा के हैं, तो CGST और SGST दोनों लगेंगे अपन को। और रेट क्या है, 18% की रेट है, तो जब भी दो लग रहे हैं तो इसकी हाफ रेट हो जाएगी। तो इसको इंटू कर देंगे 9% से। 90,000 का मेरे पास CGST आ गया और 90,000 का ही मेरे पास SGST आ गया, राइट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जो C है यूपी का, वो B ऑफ हरियाणा को सामान बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है ना। उसकी वैल्यू क्या है, 5 लाख। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया 5 लाख, आपको दिख रहा है, हाँ 5 लाख लिख दिया। और इसमें क्या है, ये दोनों डिफरेंट स्टेट पे हैं, तो इस पे IGST लगेगा, तो इंटू 18% की रेट से IGST हो गया, राइट। 5 लाख रुपए लिखा, इस पे 18% की रेट से IGST आ गया 90,000, मतलब IGST भी 90,000 आ गया, CGST भी 90,000 आ गया और SGST भी 90,000 आ गया। ये किस प्रोस्पेक्टिव से है, मतलब B को ये पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं, राइट। 90,000 का CGST लेना है, 90,000 का SGST लेना है और 90,000 का ही इसको IGST लेना है। अब आगे गवर्नमेंट को ये क्या क्या देगा, सबसे पहले हरियाणा ने जो B हरियाणा का है, उसने D हरियाणा को सामान बेचा, ठीक है, सप्लाई करी, जिसकी वैल्यू थी 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें 8 लाख रुपए, राइट। 8 लाख रुपए पे 12% की रेट, सेम स्टेट है, ठीक है, तो CGST SGST इंटू करके 6% निकल जाएगी। 6% मतलब 48,000 और 48,000 CGST इसको देना है और 48 SGST इसको गवर्नमेंट को देना है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, B जो हरियाणा का है, उसने E ऑफ दिल्ली का है, उसको सप्लाई करी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो वैल्यू है, इसके अंदर इंक्लूडेड है 28% का GST। जैसे लास्ट इधर करा अपन ने, वैसे इधर भी कर देंगे। तो क्या करेंगे, 12,80,000 डिवाइडेड बाय 128, राइट। 28% है, 28% प्लस है, इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास में 100% की वैल्यू आ गई। अब इस पे IGST लगेगा क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट्स आ गई, तो इंटू कर दिया IGST अपन ने 28% की रेट से, तो 2,80,000 रुपये आ गए, राइट। अब इसको अपन लिखते हैं, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हुए लिख रखा है।
अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं वापस सॉल्व कर दूंगी, राइट। देखिए सॉल्यूशन फॉर द लास्ट एग्जाम्पल जो था, अपन को गवर्नमेंट से अपन को लेने कितने थे, देखो IGST अपन को 90,000 का लेना था, CGST 90,000 का लेना था, SGST था वो भी 90,000 का लेना था, लेकिन गवर्नमेंट को पे कितना करना था, IGST पे करना था 2,80,000 रुपये का, CGST पे करना था 48,000 रुपीज़ का, और SGST पे करना था 48,000 रुपीज़ का, राइट। अब अपन इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, देखो इसी के साथ है मैं एक और चीज़ समझाने वाली हूँ आपको, कि मैंने आपको यूटिलाइजेशन ऑफ ITC सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैंने क्या कहा था, IGST पहले IGST से सेट ऑफ होएगा, फिर CGST, मतलब सबसे पहले CGST से होगा, फिर IGST से हो सकता है, SGST पहले SGST से होएगा, फिर IGST से हो सकता है, और जो IGST होता है वो पहले IGST से होएगा और फिर उसके बाद में CGST और SGST जिससे चाहे उससे हो जाता है। लेकिन अब इसके साथ में आप एक और चीज़ सीखिए, एक मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन की चीज़ बात होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो IGST होता है ना, सबसे पहले अपन IGST को ख़त्म करेंगे, फिर ही अपन CGST निकालेंगे और फिर ही अपन SGST को यूज़ करेंगे, राइट। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास में 90,000 का IGST पड़ा है और अपन को गवर्नमेंट को पे करना है 2,80,000 रुपये का। तो अपन ने क्या करा, 2,80,000 रुपीज़ का, 2,80,000 रुपये का आपको दिख रहा है, 2,80,000 रुपीज़ अपन को गवर्नमेंट को देने हैं और अपन को गवर्नमेंट से लेने कितने हैं, 90,000 रुपीज़ लेने हैं। तो 1,90,000 का जो है वो अपना बच गया, राइट। तो यहाँ पे 1,90,000 बच गया। अब उसके बाद में क्या होगा, IGST ख़त्म हो गया मेरे पास में। अब मैं जाऊँगी CGST के बाद में। सबसे पहले CGST से सेट ऑफ होएगा, फिर उसके बाद ही वो IGST से सेट ऑफ होएगा, राइट। तो 90,000 का CGST मुझे गवर्नमेंट से लेना है और देना कितना है, 48,000 रुपीज़ का। तो 90,000 माइनस कितना, 48,000। तो 48,000 जो अपन ने करा तो अपने पास में 42,000 आ गया। अब ये जो 42,000 मेरे पास CGST बचा है, राइट, वो मैं इससे सेट ऑफ कर लूँगी। अपने पास में यहाँ पे 1,90,000 रुपीज़ बचा था, जो कि था 1,90,000 रुपीज़ मुझे और देना बाकी था, राइट। तो उसमें से माइनस कर दूँगी मैं 42,000, तो 1,48,000 आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, SGST से पहले सेट ऑफ होएगा, फिर उसी के बाद में ही IGST से होएगा। SGST कितना है, 90,000 रुपीज़ मुझे गवर्नमेंट से लेना है और 48,000 रुपीज़ मुझे देना है, तो वही रिमेनिंग 42,000 रुपीज़ बच जाएंगे। फिर वो 42,000 मैं अपने IGST से सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो 1,48,000 जो था उसमें से माइनस कर दूँगी 42,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,06,000 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। और अपन इसको अब लिखेंगे कैसे आंसर को, नेट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू इतना। क्या प्रोसेस करा मैंने, सबसे पहले मैंने IGST को IGST से सेट ऑफ करा, फिर CGST को CGST से करा, फिर उसके बाद में IGST से करा, फिर SGST को मैंने SGST से सेट ऑफ करा और SGST को फिर IGST से सेट ऑफ करा, राइट। ये हो गया। अब है ना, इसी से मिलते जुलते मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि आपको पिछले आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, ठीक है। हु विल क्लेम ITC क्लेम कौन करता है, ITC अपना बायर क्लेम करता है जस्ट बिकॉज सामान अपन लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया था, ये जो था ये सेलर था, इसने इसको सप्लाई करा था, इसके पास में गवर्नमेंट का फ़ोन आया था सोनू के पास में कि इतने की ITC बुक कर लो, आप क्लेम कर लेना अपनी सेट ऑफ करके। तो ITC क्लेम अपना बायर करता है। तो हु विल क्लेम ITC, बायर। हु विल चार्ज GST कौन चार्ज करता है, सबसे पहले GST चार्ज अपना सेलर करेगा, राइट, जो बेच रहा है वो चार्ज करेगा। तो ये हो गया। ITC क्लेम ऑन, ITC किस चीज़ पे क्लेम करी जाती है, ITC अपनी इनवर्ट सप्लाई पे क्लेम करी जाती है जो अपन लेके आ रहे हैं, राइट। और GST चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई, GST चार्ज किस पे होता है, अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे होता है। ये कुछ चार मैंने जो ये दिए, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। अब मैंने जैसे प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया है। अब इस क्वेश्चन को भी साथ के साथ में अपन सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी, राइट। तो अब मैंने आपको एक मैनर ऑफ GST की बात बताई थी कि सबसे पहले अपन IGST को ख़त्म करते हैं, फिर CGST को करते हैं, फिर SGST को ख़त्म करते हैं। हाँ जी,
ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, IGST अपने पास में क्रेडिट में है 2 लाख रुपए और पेमेंट करना है 80,000 रुपीज़ का। CGST है क्रेडिट में 1,80,000 रुपये का और पेमेंट करना है क्रेडिट में है 1,20,000 का और 1,80,000 का पेमेंट करना है। SGST जो है वो 1 लाख का है और पेमेंट करना है 1,40,000 का। और अपन को क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया कि सबसे पहले IGST को यूज़ करना है, फिर CGST को यूज़ करना है और फिर SGST को यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले अपन ने IGST लिखा। IGST कितना है अपने पास में, 2 लाख रुपये का है। 2 लाख रुपये का अपने पास में है और 80,000 रुपये का पेमेंट देना है। तो अपन इसे सेट ऑफ करेंगे, तो 2 लाख में से माइनस करें 80,000 तो 1,20,000 आ गए, ठीक है। 1,20,000 आ गए। अब उसके बाद में आएगा, इसी को ख़त्म करना है ना। अब नेक्स्ट है मेरे पास में CGST 1,80,000 का है। तो 1,80,000 में से सबसे पहले मैं अपना IGST ख़त्म करूँगी, इसलिए मैंने इसको माइनस करा 1,20,000 को, तो ये हो गया 60,000, राइट, रिमेनिंग बैलेंस। अब मेरे पास IGST जो है मेरा वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे किसको लेना है, CGST को। CGST को लेंगे तो CGST मेरे पास 1,20,000 रुपये का है, जिसमें से मेरे पास रिमेनिंग जो बचा है पेमेंट करने वाला वो 60,000 है। वो मैंने इसे सेट ऑफ करा तो 60,000 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है SGST। SGST मेरे पास दे रखा है 1 लाख रुपये का और मुझे पेमेंट कितने का करना है, 1,40,000 रुपये का। तो अब एक चीज़ है, जब मैंने क्या कहा था, IGST जो होता है वो CGST और SGST को दोनों कर सकता है, लेकिन CGST पहले CGST को करता है, फिर SGST को करता है, और IGST पहले SGST को करता है, फिर CGST को करता है। तो ये CGST वाला तो ले ही नहीं सकता कहीं से भी रोल में SGST, तो इसलिए SGST का जो 1 लाख रुपये था अपन उसको 1,40,000 से सेट ऑफ करेंगे। तो 40,000 रुपीज़ का अपन को पेमेंट और देना है। तो अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 60,000 क्रेडिट ऑफ CGST एंड 40,000 पेमेंट ऑफ SGST। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है, राइट। इसी के साथ में मैंने आपको कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा दिया है, और आज मैंने आपको एक और क्वेश्चन देके उसको भी सॉल्व करके समझा दिया है। ये रिवीजन सीरीज़ है। आई होप कि आप लोग एक बार पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं आपको पूरी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये क्वेश्चंस आपको तभी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे जब आप वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिस करोगे, राइट। अब इसी के साथ में आज अपन अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ कि फ्लो ऑफ हाउ टू फ्लो अवर GST। फ्लो ऑफ GST क्या होता है। फ्लो ऑफ GST एक सेंस में, जब भी कोई इंसान आपके पास में पूछने आ रहा है कि क्या मेरे इस प्रोडक्ट पे GST लगेगा, क्या मेरे पे GST लगेगा, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। मतलब उसको चेक करने के लिए अपन को 13 चेक पॉइंट्स को चेक करना होता है। मतलब आप ये मान के चलिए, ये 13 चेक पॉइंट्स आप बेस है आपकी पूरी GST का। अगर आपको ये 13 पॉइंट्स याद हो गए तो आप ये मानिए कि आपकी GST ऑलमोस्ट हो गई अच्छे से। मतलब इसके एक फ़्लो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इसके बाद में ये चेक करना है, इसके बाद में मुझे ये चेक करना है, इसके बाद मुझे ये चेक करना है करके। और इसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम और एक ये पीछे थोड़ा सा, इसकी मैं आपको फ़ोटो तो नोट्स की प्रोवाइड करा ही दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट कि आप है ना इसको एक बार अपने हाथ से लिखिए और अपनी वॉल पे या फिर अपने रूम में इसको पेस्ट करके रखिए और इसको रीड करते रहिएगा, जिससे क्या है ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्या क्वेश्चन है और अपन को किस तरीके से करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब प्रोफेशनल्स हूँ, ठीक है। एक CA, CMA, CS इनमें से कोई भी है, और एक क्लाइंट है। क्लाइंट जो है वो प्रोफेशंस के पास में गया है कंसल्टेंसी के लिए कि मुझे बताइए क्या मुझ पे GST अप्लाई होगा या फिर क्या होगा। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको ऐसे बोला कि आप सबसे पहले ये चेक करिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो गुड्स और सप्लाई में आता है। जैसे अपन इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब ये पेन है, क्या ये गुड्स है या फिर ये सप्लाई है, ऑब्वियस है, या फिर ये गुड्स है ना। तो ये पता चल गया अपन को कि ये गुड्स है। लेकिन अगर ये गुड्स और सप्लाई दोनों में नहीं आ रहे होते तो GST का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अपना आंसर क्या निकला है कि हाँ ये पेन गुड्स है, तो यस हो गया, राइट। फिर अपन ये चेक करेंगे क्या इसकी सप्लाई हो रही है। हाँ मैं इसकी सप्लाई करती हूँ, मैं इसको बेचती हूँ, मुझे पैसा मिलता है इन रिटर्न में, तो ये मैं इसकी सप्लाई भी कर रही हूँ, राइट। तो मैं इसकी सप्लाई भी कर रही हूँ, तो ये भी यहाँ पे आ गया यस।
और फिर उसके बाद और यस है ना। और अगर इसमें यहाँ पे पता चलता है कि नहीं मैं इसकी सप्लाई नहीं करती या फिर ऐसा कुछ, तो इसमें जीएसटी का कोई क्वेश्चन या राइज नहीं होता। अब जब अपन को पता चल गया है कि इसकी सप्लाई हो रही है, फिर अपन ये देखेंगे कि ये जो सप्लाई है क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर हो रही है। हाँ मैं इंडिया के अंदर ही सप्लाई कर रही हूँ, मैं जयपुर में बैठ के इसकी सप्लाई कर रही हूँ, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। तो जब अपन को पता चला कि हाँ ये टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तो फिर अपन ये चेक करेंगे कि वेदर द पर्सन कवर्ड अंडर द डेफिनेशन इज अ टैक्सेबल पर्सन। क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं ये चेक करूँगी। हाँ मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, और टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन जो होती है अपने पास में वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 107 के अंदर अपन को बताया गया है। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जो रजिस्टर करने के लिए लाइबल रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, या फिर सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन नंबर 24 के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल है। या तो वो खुद से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा के बैठा है, या फिर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा के बैठा है, या फिर जो उसकी टैक्सेबल लिमिट है वो क्रॉस कर गई है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा करके। ठीक है, ये होता है टैक्सेबल पर्सन। तो हाँ भाई मैं टैक्सेबल पर्सन भी हूँ। जैसे ही ये पता चल गया कि मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो मैंने उनको कहा देखो अब एक लास्ट उम्मीद है, अगर ये भी आप पार कर जाते हो तो आपको तो भाई कोई नहीं बचा सकता जीएसटी पे करने से, आपको तो जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, वेदर सच सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। क्या ये जो सप्लाई आप कर रहे हो, इस पेन की जो सप्लाई कर रहे हो आप, क्या ये 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वाले गुड्स के अंदर आती है क्या? तो पेन तो नहीं आता, राइट। तो अगर नहीं आ रहा तो ये मानिए कि जीएसटी लेवी भी हो गया और कलेक्ट भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये एग्जेम्पशन लिमिट में आ रही है ना, तो जीएसटी लेवी तो हो गया आप पे, लेकिन आपके कलेक्शन नहीं होगा। मतलब आपका इस पे आ गया, आप सप्लाई वप्लाई सब कुछ करो, जीएसटी तो लेवी हो गया, मतलब लगना चाहिए था, लेकिन आपसे कलेक्ट नहीं करा जाएगा जस्ट बिकॉज आप 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आ रहे हो, इस वजह से, राइट। अब जीएसटी अब मैंने क्या कहा कि नहीं मैं एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं आ रही हूँ, है ना। तो क्या होगा, फिर अपन से ये पूछा जाएगा, फिर अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस कि अपन को जीएसटी कलेक्ट करना है। उसको कलेक्ट करने के लिए अपन को क्या क्या पता करना पड़ेगा, मुझे पता करने पड़ेगा कि ये जो मेरी सप्लाई में कर रही हूँ इस पेन की, इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू अपन को पता चलेगी सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग। जब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन मैं इस पर किस रेट से जीएसटी दूँ, मुझे ये तो बताए कोई, राइट। तो अपन को पता करना पड़ेगा रेट ऑफ जीएसटी क्या है। फिर अपन पता करेंगे कि इस रेट, मुझे ये पता चल गया कि हाँ भाई इसकी सप्लाई हो रही है, ठीक है। मुझे ये भी पता चल गया कि इसकी सप्लाई की इतनी वैल्यू है, मुझे ये भी पता चल गया कि इस रेट से इस पर सप्लाई लगने वाली है। लेकिन अब मुझे कोई ये बताओ कि इस पर मैं पैसे दूँ, जीएसटी भरने जाऊँगी, या फिर जिससे मैं खरीद के आई हूँ वो जीएसटी भरने जाएगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी जीएसटी भरने जाएगा। इसके लिए देखो, अगर जो सप्लायर है वो जीएसटी पे करता है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। अगर जो रिसिपेंट है, जिसको गुड्स रिसीव हो रहे हैं, वो जीएसटी भरने जाता है तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। और अगर जो थर्ड पार्टी देने जाती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं अंडर जीएसटी, जो कि अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर हाँ चलो ये पता चल गया कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज देना है, या फिर रिवर्स चार्ज देना है, या फिर स्पेशल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देना है। अब इसके बाद में जब मुझे ये पता चल गया, तो फिर मैं ये देखूंगी कि मुझे किस टाइम पे देना है और किस जगह पे देना है, राइट। व्हेन इज जीएसटी लाइबल टू पे, मतलब कब जीएसटी लाइबल होगा पे करने के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सप्लाई में जीएसटी देने के लिए लाइबल हो जाऊंगी, ये पता करेंगे अपन। फिर उसके बाद में अपने एडिशनल जो प्रोविजंस आते हैं, मतलब एडिशनल जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, जो वो वाले पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से, ऑडिट, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। जब अपन ने ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में चेक पॉइंट नंबर 11 है असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी, चेक पॉइंट नंबर 12 है अपील एंड एडवांस रूलिंग, और चेक पॉइंट नंबर 13 है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर प्रोसीजर्स। ये जो 3 पॉइंट्स है ये अपने सीएस के अंदर आते हैं, ये सीएमए इंटर के अंदर कोर्स में नहीं है। अपनी कुछ सीएस वाली फैमिली भी इसको, इन वीडियोस को देखती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी नोट करा है, ठीक है। पढ़ाने में मैं सब पढ़ाऊँगी, टेंशन मत लीजिए। और या अपन सीएमए इंटर के लिए अपन को सिर्फ 10 पॉइंट्स चेक करने हैं, तो अपन एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं, राइट। कि सबसे पहले मैं गई
एक क्लाइंट आया मेरे पास भागा भागा, ऋतिका मैम कैन यू टेल मी कि है ना क्या मुझ पे जीएसटी लाइबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि ओके शांत अपन देखते हैं कि आप पे अप्लाई होता है या नहीं होता। आप क्या बेच रहे हो, अब अपन नया एग्जाम्पल लेते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं कैलकुलेटर का, ठीक है। क्या ये गुड्स है या फिर ये सप्लाई है या फिर ये दोनों है? ये गुड्स है। अगर ये गुड्स है तो ये देखिए कि आप इसकी सप्लाई कर रहे हो, क्या आप इसको बेच रहे हो और इसके रिटर्न में आपको कंसिडरेशन मिल रही है, या फिर आप अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर बेच रहे हो इसको। तो हाँ, मैं इसको बेच रहा हूँ। अब चलो अपन को ये पता चल गया कि ये गुड्स है और इसकी सप्लाई भी हो रही है। अब अपन ये देखेंगे कि जो आप सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कर रहे हो। हाँ, मैं टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कर रहा हूँ, मैं इंडिया में कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अभी तक तो आपको टैक्स पे करना है, मतलब जीएसटी में अंदर। अब अपन ये चेक करेंगे कि जो आप हो, जो इसकी सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल पर्सन है, क्या आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के अंदर हो, क्या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रखा है इसमें। हाँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ इसके अंदर। फिर उसके बाद में अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अपन को चेक करना पड़ेगा क्या कैलकुलेटर की जो सेल होती है क्या वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आती है। नहीं, 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं आती। अगर अब 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं आती है, इसका मतलब होता है कि जीएसटी तो आप पे लेवी हो गया और कलेक्ट भी हो जाएगा, मतलब आप जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आपने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि चलो ठीक है मैम, मैं ये तो समझ गया कि मुझे जीएसटी पे करना है, लेकिन मुझे किस रेट से जीएसटी पे करना है, किस वैल्यू से जीएसटी पे करना है, कैसे करना है, कौन पे करेगा, मैं कौन करूँगा, क्या करूँगा। तो मैंने बोला रुको अपन देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले गुड्स होना चाहिए या फिर सप्लाई होना चाहिए, गुड्स या फिर गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए, तो गुड्स की सप्लाई थी। सेकंड क्या है, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई हो रही है। तीसरी क्या है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, मतलब इंडिया के अंदर होनी चाहिए, तो हो रही है। फिर उसके बाद में क्या पॉइंट आता है कि जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। फिर क्या आता है कि वो एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर कवर में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अपन को ये देखना है कि किस वैल्यू पे सप्लाई हो रही है, मतलब इसकी प्राइस क्या है, किस वैल्यू जो मैं इसको बेच रही हूँ उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी। इसके लिए अपन सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन ये चेक करेंगे कि इस कैलकुलेटर पे किस रेट से जीएसटी लगेगा। मान लो 18% की रेट से जीएसटी लग रहा है, ठीक है। फिर अपन ये देखेंगे कि लाइबल कौन है जीएसटी पे करने को, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करने जाएगा। अगर सप्लायर जा रहा है तो उसको अपन फॉरवर्ड चार्ज कहेंगे, अगर रेसिपेंट जा रहा है तो उसको रिवर्स चार्ज कहेंगे, और अगर अपन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी मतलब इको जैसे तो वो जा रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जीएसटी के अंदर बना रखे हैं, उस बेसिस पे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ये चेक करेंगे कि चलो ये सब देना है, लेकिन मुझे कब देना है, तो अपन ये पता करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी। फिर उसके बाद में अपन ऑडिट, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और आईटीसी, इनको क्लेम करने के लिए ये सारे छोटे मोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलो एक बार आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद करिए और नो चीटिंग, राइट। अपन को जीएसटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है इस बार, है ना। तो एक बार आंखें बंद करिए और ये सारे पॉइंट्स आप खुद करें, ठीक है। मैम आप भी साथ में बोलो, ठीक है। तो चलो मैं भी आपके साथ बोलती हूँ। सबसे पहले क्या चेक करना है कि वो गुड है या सप्लाई है या फिर बोथ है, ठीक है। तो अगर वो गुड सप्लाई में से कोई है तो फिर ये चेक करना है क्या उसकी सप्लाई हो रही है। हाँ, उसकी सप्लाई हो रही है। सप्लाई हो रही है तो कहाँ हो रही है, वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है। टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर तो हो रही है, ठीक है। जो उसकी सप्लाई कर रहा है क्या वो टैक्सेबल पर्सन है। हाँ, वो टैक्सेबल पर्सन है। फिर अपन को ये चेक करना है क्या वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आता है। नहीं, वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या हो गया, उस पर जीएसटी लेवी भी होगा और कलेक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद में अपन को ये चेक करना है कि क्या अपन को पता चल गया कि उस पर जीएसटी लेवी होगा। फिर उसके बाद अपन को नेक्स्ट चेक पॉइंट नंबर 6 में क्या देखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, किस वैल्यू से मैं सप्लाई दूंगा, किस रेट से मैं सप्लाई, रेट ऑफ जीएसटी क्या होगी, कौन जीएसटी पे करने जाएगा गवर्नमेंट को, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज या फिर स्पेशल प्रोविजंस। फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे किस टाइम पे जीएसटी पे करने जाएगा। फिर उसके टाइम ऑफ सप्लाई 9, और लास्ट चेक पॉइंट नंबर 10 क्या है कि ऑडिट, इनवॉइस, मैनर, रिटर्न, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और आईटीसी, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन पता करेंगे, राइट।
इसको, ये जो लिस्ट है इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है AIM 4RITC। AIM 4RITC। A से हो गया ऑडिट, I से हो गया इनवॉइस, M से हो गया मैनर ऑफ पेमेंट, R है अपने पास में 4। सबसे पहला वाला R हो गया रिटर्न, दूसरा हो गया रिकॉर्ड, तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन और फोर्थ हो गया अपने पास में रिफंड और लास्ट ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। CS वालों के लिए असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन अंडर GST भी आ जाएगा लास्ट। सेकेंड लास्ट आ जाएगा अपील एंड एडवांस रूलिंग एंड लास्ट पॉइंट अपने पास में आ जाएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर प्रोसीजर्स। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई है तो क्लैपिंग राइट। अब अपन इसके आगे चेक पॉइंट नंबर 1 आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर उसके बाद में अपन आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है चेक पॉइंट नंबर 1। चेक पॉइंट नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था? चेक पॉइंट नंबर 1 में ये पढ़ा था मैम अपन ने कि ये जो अपने जो सामान है वो गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों में से कोई है क्या। तो अपन को पता क्या है कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली हूँ जो आपको GST के अंदर, DT के अंदर और लॉ के अंदर तीनों में काम आने वाली है। ठीक है। मीन्स का मतलब जो होता है ना वो होता है एग्जॉस्टिव, मतलब फिक्स। मतलब जैसे अपन बताते हैं ना कि इसका मतलब ये है, मतलब मीन्स ये फिक्स है कि यही इसका मतलब है। ठीक है। और अगर कहीं आपको डेफिनेशन में लिखा हो इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब है इसने ये कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है, मतलब इस पे ही नहीं इस पे भी। राइट, समझ रहे हो आप? मीन्स का हो गया फिक्स, एग्जॉस्टिव। इंक्लूड्स का मतलब हो गया इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अपन इसमें आगे आने वाले टाइम पे इस पर कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती है। राइट, ये है। चलो अपन इसी के साथ में अपना चेक पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चेक पॉइंट नंबर 1 के अंदर अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, सॉरी गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 ऑफ CGST एक्ट। गुड्स की डेफिनेशन अपन को CGST एक्ट में दे रखी है। क्या कहता है ये? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वाह भाई वाह, क्या डेफिनेशन लिख दी? गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और मीन्स लिखा है मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड नहीं होगी। राइट। गुड्स का मतलब क्या है? हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। ये गुड्स है, हाँ ये गुड्स है, ये गुड्स है, हाँ ये गुड्स है। क्या ये मार्कर गुड्स है? हाँ ये मार्कर गुड्स है। मतलब जो भी चीज़ अपन मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उसको अपन कहते हैं गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी। बट फॉर एग्जाम्पल जो जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे रूम के अंदर AC लग रहा है, तो वो जो AC लग रहा है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? बताओ बताओ। कहीं बच्चे कह रहे होंगे हाँ वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और कहीं कह रहे होंगे नहीं वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो सही है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो अपन जैसे एज इट इज़ अपन उसको उठा के कहीं और रख सकते हैं। अब ऐसे तो है नहीं ना कि अपन AC को यूँ की यूँ उठा के रख देंगे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। ठीक है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या हुई? गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड करता है? मनी, सिक्योरिटी। ठीक है, मनी, सिक्योरिटी, और इंक्लूड क्या करता है? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इनको इंक्लूड करता है। अब आप पूछ रहे हो कि मैम ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो अपने अनसिक्योर डेब्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल बैटिंग, गैमलिंग, इंश्योरेंस पॉलिसीज, मतलब इनसिक्योर है वो, इनसिक्योर डेब्ट है। ठीक है। अब अपन इसके साथ में पढ़ते हैं कि अब आप सब लोग अपनी अपने इसमें मैं हाथ रख रही हूँ। ठीक है। और साथ में बोलिए गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड्स मनी, सिक्योरिटी, इंक्लूड्स क्या करता है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है। ये अपनी गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब अपन आते हैं सर्विस की डेफिनेशन पे। सर्विस का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको किसी चीज़ की सर्विस दी है। राइट, यही होता है कि मैंने आपको ये कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए दे दिया कि आप इसको यूज़ कर लेना। मैंने एक तरीके से आपको सर्विस दे दी कि हाँ आप मेरा कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी। अब जो लॉ बनाने वाले थे उन्होंने क्या बोला, इसकी सर्विस की डेफिनेशन दी अपन को सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102 ऑफ CGST एक्ट के अंदर। अब गुड्स का क्या, सर्विस का क्या मतलब निकाला इन्होंने? सर्विस का मतलब बोला एनीथिंग। वाह भाई वाह, एनीथिंग मतलब कुछ भी। आप, मैं,
हर चीज़, एनीथिंग हो गया। अब अगर वो यहाँ तक ही डेफिनेशन लिखते तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब जो गुड्स है, फॉर एग्जांपल ये पेन, ये गुड्स है, तो अब सर्विस की अगर इसके आगे मत डेफिनेशन पढ़ो। सर्विस में अगर इतना सा ही लिखता है कि वो एनीथिंग, तो मतलब ये गुड्स भी हो गया, ये सर्विस भी हो गया, इस पर गुड्स वाली चीज़ों के भी टैक्सेस लगेंगे, सर्विस वाली चीज़ों के भी टैक्सेस लगेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। इसलिए आप हमेशा याद रखना, सर्विस मीन्स एनीथिंग, एक्सक्लूड क्या क्या, जो गुड्स, जो अपन अभी गुड्स पढ़ के आए हैं वो छोड़ के। मनी नहीं आएगी, सिक्योरिटी नहीं आएगी, बट क्या क्या आएगा, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी वेदर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज और फैसिलिटेशन, साइनिंग, अरेंजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब एक्टिविटी रिलेटेड इन यूज़ ऑफ मनी वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई एक्टिविटी करी है जिसके अंदर सेपरेट कंसिडरेशन मैंने चार्ज करा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेस्टोरेंट की सर्विस दी है, ठीक है, मैंने आपको खाना वाना खिलाया, वहाँ पे मेरी सर्विस चार्जेस है और ये सारी चीज़ें, तो जो इसका एक्स्ट्रा चार्जेस मैंने लिए हैं वो जो होगी वो होगी अपने पास में क्या होगी, वो होगी सर्विस, राइट। तो ये उस चीज़ को मिला रहा है, ठीक है। तो अब एक बार अपन वापस से रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को। गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड्स मनी, सिक्योरिटी, बट इंक्लूड करते हैं एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को, राइट। सर्विस का क्या मतलब होता है, सर्विस मीन्स एवरीथिंग, एक्सक्लूड्स गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी वेयर सेपरेट कंसिडरेशन आर चार्ज, ये इनको इंक्लूड कर लेते हैं, एंड फैसिलिटेशन, अरेंजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इन चीज़ों को अपन इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में डेफिनेशन आती है मनी की। मनी क्या होता है, मनी मीन्स रोकड़ा, पैसा, राइट। मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर्स, फॉरेन करेंसी, चेक, draft, promissory notes, bill of exchange, but does not include any currency that is held fit फिर its numeristic value, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इस हाथ में मेरे पास 100 रुपये का नोट है, ठीक है, मैं एक बच्चा है जिसको पताशी खानी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे पास आया कि नहीं ऐसे नहीं लेते अपन, इस तरीके से लेते हैं कि एक रामू है, वो पताशी खिलाता है सबको। अब एक बच्चा है, वो अपने पापा के पीछे पड़ गया कि पापा मुझे पताशी खानी है, मुझे पताशी खानी है, मुझे खानी है, बस मुझे नहीं पता, बस मुझे खानी है। तो उसके पापा ने बोला कि चल ठीक है, जाके खाया, लेकिन ये ले 500 रुपये और जाके खाया, ठीक है। अब पताशी वाले के पास गया, वो बच्चा पताशी वाले के पास में गया और वो क्या था, पताशी वाले ने बोला कि उसने पताशी वाले को बोला कि आप मुझे 10 रुपये की पताशी खिला दो, ठीक है। अब जब पताशी वाले ने देखा कि उसके पास में तो 500 रुपये का नोट है, अब उसने पहले ही बोल दिया कि भाई इतनी मेहनत मेरे पास खुला नहीं मिले, तो एक काम कर बेटा, तू पहले जाके खुले पैसे लेके आ और फिर उसके बाद में मैं तुझे पताशी खिला दूंगा, ठीक है। तो अब जो बच्चा था वो सब लोगों के पास जाके पूछ रहा है कि क्या आपके पास 500 रुपये के खुले हैं, क्या आपके पास 500 रुपये के खुले हैं, अगर किसी के पास थे ही नहीं। अब मैं यहाँ से गुजर रही थी, ठीक है, वो मेरा ही स्टूडेंट था, वो मेरे को देखते हुए आया, रितिका मैम क्या आप है ना मुझे 500 रुपये के खुले दे दोगे, मुझे पताशी खानी है। तो मैंने बोला कि अच्छा तुम्हें पताशी खानी है, तो मेरे पास 500 तो नहीं है, मेरे पास 450 रुपये हैं, अगर तुम बोलो तो मैं 450 रुपये दे दूँ तुम्हें 500 के बदले। जैसे ही वो बच्चा हाँ कर देगा उसे कहते हैं अपन न्यूमिस्मैटिक वैल्यू, मतलब जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो। उसने मुझे दिए 500 रुपये, लेकिन मैंने उसको कितने दिए 450 रुपये, तो 50 रुपये जो हुई, वो जो डिफरेंस होता है उसे न्यूमिस्मैटिक वैल्यू कहते हैं। मैं ऐसे किसी का बच्चे का पैसा नहीं खाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसको खुद खिला दूँगी। ऐसे मत बोलो हाँ मैम कितनी बुरी हो आप, मतलब पैसे मार रहे हो बच्चों के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। तो न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसकी फेस वैल्यू इट इज़ नॉट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, राइट। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं मैम, शेयर्स जो है वो जीएसटी के एक्ट के अंदर डिफाइन ही नहीं करे, नॉट डिफाइन इन जीएसटी एक्ट। शेयर्स का नॉर्मल मतलब क्या होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स, ये सब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी। मैंने आपको यहाँ पे बोला था एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी का? एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी का मतलब है ट्रांजैक्शन इन, देखो ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी और एक है ट्रांजैक्शन नॉट ओनली इन मनी। मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे बैंक डिपॉजिट हो गया, तुमने बैंक में पैसा तुमने 5 लाख रुपए थे तो बैंक के पास गए और बैंक में तुमने मनी डिपॉजिट कर दी, मतलब जो तुम्हारा पैसा था उतने का उतना ही उसमें चला गया, तुमने कोई सर्विस नहीं ली। दूसरा क्या हो गया, जैसे मनी विड्रॉ करा, तुमने 5 लाख रुपए जमा कराए थे, तुमने 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो मनी विड्रॉल में जो 5 लाख उधर थे उसकी जगह वो इधर आ गए, राइट। मनी एक्सचेंज हो गया, मैंने दूसरी करेंसी के अंदर मनी एक्सचेंज कर लिया अपना, लेकिन वैल्यू तो उतनी ही रही ना उस चीज़ की। मतलब मनी जो ट्रांजेक्शन है ओनली इन मनी है। अब जैसे ट्रांजेक्शन नॉट ओनली इन मनी की बात करते हैं, ठीक है, जिस पे जीएसटी लेवल होता है, जैसे कमीशन हो गया। तुमने मुझे कहा कि मेरा ये कैलकुलेटर है, फॉर एग्जांपल ये सोफ़ा है, ठीक है, आपने मुझे कहा ये सोफ़ा बिकवा दो, 10,000 रुपये में बिकवा दो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हाँ चलो मैं 10,000 में इसमें बिकवा दूंगी, लेकिन जो इसके ऊपर जो इसको बिकवाने का जो खर्चा होगा, ठीक है, वो मैं 10% की रेट से आपसे इस पर कमीशन चार्ज करूँगा, मतलब 1,000 रुपये का मेरा कमीशन हो गया। तो वो जो 1,000 रुपये का कमीशन है उसके अंदर क्या है, मैंने सर्विस भी दी है आपको, मतलब जिसके अंदर ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी नहीं, मैंने आपको सर्विस दी है। तो मेरा जो कमीशन हो गया या ड्राफ्ट हो गया या फिर ऐसे होता है चिट फंड एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इसके अंदर अपना जीएसटी जो होगा वो लेवी होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब आपने वो जो सामान था, जैसे पैसे डिपॉजिट करा है, ठीक है, डिपॉजिट करा है, वो तो उतने के उतने हो गए, लेकिन जो वहाँ का जो बैंकर के अंदर आपको जो दिया जाता है, एक ब्रोकर दिया जाता है फॉर एग्जांपल, वो जो ब्रोकर के कमीशन चार्जेस होते हैं ना, वो लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप शेयर्स परचेज करते हो, ठीक है, जब भी अपन शेयर्स परचेज करते हैं और फिर उनको जब अपन सेल करते हैं, तो अपनी कभी भी सेल पे जीएसटी नहीं लगता। आप बोलोगे नहीं लगता है, हमने देखा है, हमने बेचा है, नहीं, वो शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता, वो जो आप पे कमीशन चार्ज होता है, जो अपनी ब्रोकरेज चार्जेस होती है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, राइट। इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स मैंने क्या बताया था, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अब अपन कुछ टेस्ट लेते हैं आपके, ठीक है, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया नहीं आया। ग्रास क्या है, गुड्स है या सर्विस है? बोलो बोलो, गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग क्या है, वो अपनी सर्विस है। जस्ट बिकॉज बिल्डिंग यूं की यूं उठा के नहीं ले जा सकते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो सर्विस है, राइट। मोबाइल क्या है, गुड्स है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर्स क्या है, शेयर्स ना ही गुड्स है ना ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जीएसटी ने इसमें डिफाइन ही नहीं करा है इसको कहीं पे भी, ठीक है। फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन शेयर्स, जो फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन शेयर्स है वो क्या है, वो सर्विस है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने आपको चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन ये जितना भी पढ़ाया है ये एक तरीके से बेस है। मैंने अपने एक बार के लिए 38 मिनट्स जो इसमें इन्वेस्ट करे हैं, वो इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ जस्ट बिकॉज जब आप आगे पढ़ोगे तो वो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले चेक करेंगे अपन क्या वो गुड्स है, ठीक है, गुड्स है, सर्विस है, दोनों में से कुछ और है, गुड्स है। फिर उसके बाद ये देखेंगे क्या उसकी सप्लाई हो रही है, हाँ उसकी सप्लाई हो रही है। फिर अपन ये देखेंगे कि वो जो सप्लाई है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है, हाँ वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है। फिर अपन चेक करेंगे कि क्या वो टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है, हाँ वो टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है। क्या जो सप्लाई कर रहा है जिस चीज़ की, क्या वो 100% एग्जाम्पशन गुड्स के अंदर आती है? अगर आती है तो जीएसटी लेवी तो हो गया, मगर उससे कलेक्ट नहीं करा जाएगा, और अगर वो नहीं आती तो मतलब जीएसटी लेवी भी हो गया और कलेक्ट भी करा जाएगा। फिर उसके बाद अपन ये चेक करेंगे कि जो किस वैल्यू पे सप्लाई निकलेगी, तो वैल्यू ऑफ जी सप्लाई। फिर उसके बाद देखेंगे रेट ऑफ जीएसटी क्या होगी। फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे कि हु इज़ लाइबल टू पे जीएसटी, है ना, गवर्नमेंट को। सप्लायर देगा तो फॉरवर्ड चार्ज कहेंगे, रिसिपेंट देगा तो रिवर्स चार्ज कहेंगे, थर्ड पार्टी देगी तो स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी से निकलेगा। फिर उसके बाद अपन ने लास्ट चेक पॉइंट में क्या पढ़ा था, लास्ट चेक पॉइंट ये कहता है कि अपन ये तो हो गया, अब अपन ये देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कितनी होगी, किस टाइम से सप्लाई होगी। फिर उसके बाद में जब अपन को ये पता चल गया, फिर अपन ये देखेंगे कि
फिर उसके बाद में लास्ट चेक पॉइंट जो अपने मिसलेनियस वाले टॉपिक्स होते हैं, ऑडिट, इनवॉइस, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और आईटीसी। सीएस वालों के लिए असेसमेंट और इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी, अपील एंड एडवांस रूलिंग और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, ये सब होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको चेक पॉइंट नंबर 1 आज पूरा समझाया था। मैंने आपको ये क्या था, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड करते हैं मनी सिक्योरिटी को, मतलब एक्सक्लूड करते हैं मनी सिक्योरिटी को और इंक्लूड करते हैं अपने एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सर्विस का क्या मतलब होता है। सर्विस मीन्स एनीथिंग, एक्सक्लूड्स गुड्स, मनी, सिक्योरिटी, इंक्लूड करता है एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मनी वेयर सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज और फैसिलिटेशंस अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन इन सिक्योरिटी। मैंने आपको मनी का मतलब बताया था। मनी के अंदर क्या क्या दे रखा है, मनी का मीन्स दे रखा है इंडियन लीगल टेंडर्स, फॉरेन करेंसी, चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सबको अपन मनी मानेंगे, मगर एक चीज़ को नहीं मानेंगे, नुमिस्मेटिक वैल्यू को। नुमिस्मेटिक वैल्यू मैंने आपको बताया था जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू से कम होती है या फिर डिफरेंट होती है। मैंने शेयर्स के बारे में बताया था, रिलेटेड ये हो गया। एक्शनेबल क्लेम के बारे में मैंने बताया था। इसी के साथ में आज मैंने आपको मैंने फ्लो ऑफ जीएसटी समझा दिया और मैंने आपको चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया। इसके बाद में आने वाले टाइम पे अपन एक एक चैप्टर्स को लेते जाएंगे और एक एक चैप्टर्स को एक एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी के साथ में अपना जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है और अब आगे वाले पॉइंट्स में अपन एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितने लोगों के साथ में भेजेंगे उतने लोगों की हेल्प होएगी। थैंक यू।